अभिमन्यु मुजफ्फरपुर साड़ियों के बारे में पता लगाने आया था, लेकिन कोई था जो उसका लगातार पीछा कर रहा था। इसी बीच उसका सामना प्रीति से हो गया और प्रीति को यहाँ मुजफ्फरपुर में भी देखकर जैसे उसका मूड खराब हो गया। लेकिन वो आज अपना मूड खराब नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ आज बहुत बड़ा काम करने आया था। उसने कसम खाई कि वो किसी को इसमें रुकावट नहीं बनने देगा। जैसे ही वो बाजार में आया, उसे अंदर से एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो जानता था कि मुजफ्फरपुर आते वक्त उसके पीछे कोई मोपेड नहीं थी। फिर कौन हो सकता है, उसने मन में सोचा। वो जानता था ये उसकी कोई गलतफहमी नहीं थी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी की आंखें उसकी पीठ में गड़ी जा रही थी। उसे यकीन हो गया कि वो खतरे में था। वो रहस्यमय आंखें छिप छिप कर उसके हर कदम पर नजर रखे हुई थी। अभिमन्यु अचानक पीछे मुड़ा और उसी वक्त वो रहस्यमय आंखें छिप गईं। अभिमन्यु किसी को देख नहीं पाया। उसने यहाँ वहाँ खोजा, मगर उसे कोई नहीं मिला। अभिमन्यु ने तुरंत दीनदयाल को फ़ोन किया। दीनदयाल बिस्तर पर लेटा हुआ था। फ़ोन की घंटी सुनकर और फ़ोन पर अभिमन्यु का नाम देखकर वो फौरन खड़ा हो गया और सल्यूट मारकर बोला, जय हिंद सर जी, कहिए कुछ हाथ लगा? अभिमन्यु ने कहा, अभी तक तो नहीं, पर मेरा दिल कह रहा है जरूर कुछ मिलेगा। अच्छा, उस मुंहपेट का कुछ पता चला? दीनदयाल ने कहा, सर बस अभी 1 घंटे में पता लग जाएगा कि किसके नाम है वो मुंहपेट। ये सुनकर अभिमन्यु को तसल्ली हुई। उसने दीनदयाल को शाबाशी देते हुए कहा, वेरी गुड दीनदयाल, वैसे तो मुझे पता है वो मुंहपेट किसकी है, बस एक सबूत चाहिए। जैसे ही पता चले मुझे खबर करना। यह कहकर अभिमन्यु ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसने फ़ोन काटा, अचानक एक बंदूक उसकी तरफ बढ़ने लगी और अभिमन्यु पर उस बंदूक से वार हुआ। अभिमन्यु की चीख निकल गई। 2 पल के लिए ऐसा लगा कि अभिमन्यु को किसी ने दिन दहाड़े गोली मार दी। तभी बच्चों की खिलखिलाने वाली हंसी सुनाई देने लगी और तब अभिमन्यु को रियलाइज़ हुआ कि उसकी पूरी पीठ गीली हो गई थी। उसने मुड़कर देखा कि कुछ शैतान बच्चे गन वाली पिचकारी लिए उसे शरारती नज़रों से देख रहे थे और जब तक अभिमन्यु कुछ बोल पाता, उन बच्चों ने होली है बोलते हुए अभिमन्यु के मुंह पे भी बंदूक वाली पिचकारी मार दी और वहाँ से भाग गए। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराया और उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। रुको शैतानों, अभी बताता हूँ तुम्हें। मगर वो बच्चे पल भर में अभिमन्यु की आंखों से ओझल हो गए। अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिली कि ये बच्चे ही उसका पीछा कर रहे होंगे और कोई नहीं। अब वो गुब्बारों से बचता बचाता बाजार की आखिरी दुकान में घुस गया। उस अनजान इंसान ने वापस कुछ दूर से अभिमन्यु पे नज़र रखते हुए किसी को फ़ोन पर खबर की। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मौका मिलते ही उड़ा दो हमारे प्रिय इंस्पेक्टर साहब को। इस बात से अनजान साड़ियों की उस दुकान में अभिमन्यु ने दुकानदार को अपने मोबाइल पर लाल साड़ी की तस्वीर दिखाई। उसे पता चला कि ये साड़ियाँ गणेश नाम के एक आदमी ने बनाई थी। उसकी एक बेहद खूबसूरत बीवी थी वृंदा, जिसे बढ़िया से बढ़िया साड़ियाँ पहनने का शौक़ था। गणेश ने खास वृंदा के लिए राजकुमारी साड़ियाँ बनाई थी। फिर ये साड़ी बहुत फेमस हो गई और लेडीज़ में इसकी डिमांड बढ़ गई। इस तरह इसकी शोहरत दूसरे शहरों में भी फैल गई। पर 4 साल पहले गणेश और वृंदा के परिवार में एक दुर्घटना घटी। एक महामारी में उन सब की जान चली गई। तभी से ये साड़ियाँ आना बंद हो गई। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, तो अब इस तरह की साड़ी कोई नहीं बेचता? दुकानदार ने ना में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु उदास होकर दुकान से निकल ही रहा था कि तभी दुकानदार ने उसे आवाज़ दी और बोला, गणेश का एक रिश्तेदार है, शायद वो आपको कुछ बता पाए बची कुची साड़ियों के बारे में। उसने अभिमन्यु को उस रिश्तेदार के घर का पता दिया और अभिमन्यु वहाँ के लिए चल पड़ा। वो रहस्यमय आदमी जो उसका पीछा कर रहा था, वो भी उसके पीछे चला गया। अभिमन्यु को एक बार फिर महसूस हुआ कि कोई है जो फिर से उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक से मुड़ा, पर उसे एक बार फिर कोई नहीं दिखा। अभिमन्यु अपने आप से कहा, क्या हो गया है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे है? उसी बाजार के दूसरे एक कोने में प्रीति अपना काम खत्म करके जा रही थी कि तभी उसने अभिमन्यु को आते देखा। उसे देखते ही प्रीति चिढ़ गई, पर अचानक उसने देखा कि एक आदमी अभिमन्यु का पीछा कर रहा था और उसे पिस्तौल निकालते देख उसका चेहरा पीला पड़ गया।
प्रीति को यकीन हो गया कि अभिमन्यु की जान खतरे में है और उसे इस बात से आगाह कर देना चाहिए। उसने फिर सोचा कि अगर मैं गलत हुई तो। फिर प्रीति ने अपने आप से कहा, मैं उसकी जैसी क्यों बुरी बनूं? जो भी हो उसे बताना तो होगा ही। ये सोचकर प्रीति अभिमन्यु के प्रति अपनी नफरत भूलकर उसे बताने उसके पीछे चल पड़ी। जब प्रीति उस जगह पहुंची जहां उसने उस आदमी को अभिमन्यु के पीछे जाते देखा था, तो वहां कोई नहीं था। डर की मारी उसका दिल बैठ गया और उसने सोचा, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी। प्रीति आसपास के लोगों को अभिमन्यु का हुलिया बताते हुए पूछने लगी, क्या आपने इसे यहाँ कहीं देखा है? एक आदमी ने कहा, इस हुलिया का आदमी मुझे वहाँ कोने वाले घर में जाता दिखा था। प्रीति ने राहत की सांस ली और अभिमन्यु को बताने चल दी कि उसका पीछा किया जा रहा था। घर के पास पहुंचकर प्रीति ने देखा कि पीछा करने वाला आदमी घर के बाहर खड़ा है। प्रीति को समझ नहीं आया वो क्या करे और वो तुरंत छिप गई। घर में अभिमन्यु गणेश के रिश्तेदार से बात कर रहा था। उससे पता चला कि शहर के बाहर एक फैक्ट्री नुमा जगह हुआ करती थी जहां गणेश साड़ियाँ बनाया करता था, लेकिन अब वो जगह बिल्कुल खंडहर हो गई हैं। अभिमन्यु ने रिश्तेदार से उस जगह का पता पूछा। रिश्तेदार ने उसे वहां का पता दिया और अभिमन्यु पता लेकर घर से निकल गया। अभिमन्यु के दिमाग में अब हजारों सवाल चल रहे थे कि अगर अब उस फैक्ट्री में काम नहीं होता, साड़ियाँ नहीं बनाई जाती हैं, तो किलर को आखिर ये साड़ियाँ मिल कहाँ से रही हैं। उसने मन ही मन सोचा, एक बार फैक्ट्री जाके देखता हूँ, क्या पता वहाँ से कोई सुराग मिल जाए जिससे कातिल का पता चल जाए। अभिमन्यु जैसे ही चलने लगा कि तभी उसको एक बार फिर वही फीलिंग आई कि उसका पीछा हो रहा है। इस बार उसने ठान लिया कि पहले वो इस पीछा करने वाले से निपटेगा, फिर गोदाम की तरफ जाएगा। अब अभिमन्यु बहुत होशियारी से उस आदमी को ढूंढने लगा जो उसका पीछा कर रहा था। उस रहस्यमय आदमी ने भी सोचा कि उसे वहीं छिपे रहना चाहिए, वरना पकड़ा जाएगा। अभिमन्यु चौकन्ना होकर तेजी से चल रहा था। प्रीति अपनी जगह से निकलकर अभिमन्यु के पीछे जाने लगी। वो भी उसी आदमी को ढूंढ रही थी और साथ ही अभिमन्यु को होशियार करना चाहती थी। अभिमन्यु तेज चलते हुए काफ़ी दूर पहुंच गया था। प्रीति भी उसके पीछे तेज चल रही थी। वो अभिमन्यु के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। प्रीति हड़बड़ाकर गिर गई और जब उसने ऊपर देखा तो अभिमन्यु गुस्से से उसे घूर रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये सुनकर प्रीति हैरान रह गई। अभिमन्यु ने उसे गुस्से से कहा, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम और तुम्हारा परिवार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तुम्हारी पनौती वाली शक्ल देखे बिना चैन से रहना चाहता हूँ, पर तुम हो कि आकर मेरा जीना हराम कर देती हो। अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? प्रीति को ये जली कटी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तो अभिमन्यु को सतर्क करने आई थी, पर जब उसने अभिमन्यु की जहर उगलने वाली बातें सुनी तो वो भी चुप नहीं रही और बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैं भी कभी तुम्हारा शक्ल देखना नहीं चाहती। तुम मरो या जियो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर याद रखना मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तुम हो जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं मरते दम तक तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु उसका रोता हुआ चेहरा देखे। प्रीति अपने आप को अभिमन्यु के सामने पड़ने के लिए कोसने लगी। उसका दिया दर्द इतना गहरा था कि उसकी कोई दवा नहीं थी। उसने सोचा अभिमन्यु को उसकी किस्मत पर छोड़ना ही अच्छा था। तभी उसे वो रहस्यमय आदमी पिस्तौल हाथ में लिए नज़दीक आता दिखाई दिया। प्रीति घबराकर ना चाहते हुए एक बार फिर अभिमन्यु के पीछे चल पड़ी। इधर चकिया में दीनदयाल के मोबाइल पर मोपेड की जानकारी देते हुए एक कॉल आया। दीनदयाल ने जो सुना उसके बाद उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मोपेड उस शख्स की थी। अब अभिमन्यु मुजफ्फरपुर के बाहर पहुंच गया था और उसे दूर एक पुराना खाली पड़ा गोदाम दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अभिमन्यु गोदाम के पास पहुंचा। उसने देखा कि गोदाम में काफ़ी अंधेरा था। अभिमन्यु ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। प्रीति ने देखा और जोर से चिल्लाई, अभिमन्यु! पर अभिमन्यु ने उसकी बात नहीं सुनी। प्रीति अब दौड़कर गोदाम के पास पहुंची और एक बार फिर से चिल्लाई, अभिमन्यु! अभिमन्यु प्रीति की आवाज़ सुनकर चौंका
और फिर तेजी से प्रीति की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए पूछा, क्यों आफत बनकर मेरे पीछे पड़ी हो? यहाँ क्यों आई हो? अब क्या चाहिए? प्रीति गुस्से से अंदर आई और अभिमन्यु के पास पहुंचकर झल्लाते हुए बोली, मुझे शौक नहीं है पीछे पड़ने का, मजबूरी में आई हूँ यहाँ। अभिमन्यु ने प्रीति की बात काटते हुए तंज में बोला, क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताना जरा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि तुम मेरे पीछे सुबह से लगी हो? बोलो, जवाब दो। प्रीति बोलना चाहती थी, पर अभिमन्यु उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले जा रहा था कि तभी अचानक गोदाम का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अभिमन्यु चौंक गया और धीरे से बोला, कौन है यहाँ? प्रीति ने अभिमन्यु को ऐसे देखा जैसे वो अभी उसको ज़मीन में जिंदा गाड़ देगी। प्रीति ने धीरे से गुस्से भरी आवाज़ में कहा, यही बताने आई थी कि कोई आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था। और तभी अभिमन्यु ने कुछ आहट सुनकर प्रीति के मुंह पे हाथ रख दिया। अब अभिमन्यु किसी लोहे की चीज़ के खटकने की आवाज़ सुनकर चौंक गया, जैसे पिस्तौल को किसी ने लोड किया हो। अभिमन्यु समझ गया कि वो आवाज़ पिस्तौल की थी। वो कुछ बोलता उससे पहले प्रीति ने अभिमन्यु का हाथ अपने मुंह से झटकते हुए अपनी अधूरी बात पूरी की और दांत पीसते हुए धीरे से बोली, और उस आदमी के पास बंदूक है। अभिमन्यु और प्रीति अब एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। एक तरफ प्रीति का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और दूसरी तरफ झलक रही थी अभिमन्यु की शर्मिंदगी। मगर एक बात अब दोनों को पता थी कि अभिमन्यु और प्रीति दोनों की जान खतरे में है। कौन था वो रहस्यमयी आदमी जो अभिमन्यु का पीछा कर रहा था? अभिमन्यु और प्रीति के साथ क्या होने वाला है? क्या अभिमन्यु और प्रीति अपनी जान बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।